नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी अभ्यर्थी आप सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हुए दिख जाएंगे। काफ़ी सारी पोस्ट भी आ रही हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है री एग्ज़ाम के लिए, तब से अभ्यर्थी जो है अभी लगे हुए हैं। और बाकी दूसरा एक है फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। और जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, लेखपाल के बारे में बात करेंगे। लेखपाल का जो कितनी अनुमानित कट ऑफ कितनी हो सकती है, फॉरेस्ट गार्ड में कितनी कट ऑफ रह सकती है, ये सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो गाइस, जो भी वीडियो से रिलेटेड हैं, फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड हैं, या लेखपाल UPSSC की तैयारी करने वाले हैं, या इलाहाबाद हाई कोर्ट या यूपी की अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे कोई भी अपकमिंग अपडेट आपको ससमय आपके मोबाइल तक पहुंच सके। सो गाइज, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीडियो की। वीडियो का जो री एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि वीडियो का री एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो आपने जैसे देखा होगा कि सभी अभ्यर्थी परेशान हैं, और जो अभ्यर्थी है जिन्होंने केस किया था वो लोग भी परेशान हैं। क्योंकि क्या है कि एक जब कोर्ट से आदेश आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, अभी सुप्रीम कोर्ट में वो लोग रिव्यू के लिए डालेंगे और जल्द ही रिव्यू उसमें डाला जाएगा। और जो अभ्यर्थी है वो इसके प्रयासरत हैं कि जिसमें इस रिव्यू डालने के लिए, तो रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद जो डेट लगेगी और जल्दी ही, मतलब, लेकिन ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि जो रिव्यू डाला जाता है तो जिस बेंच ने आदेश दिया है उसी बेंच में रहता है, तो इसलिए रिव्यू में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी हैं, एक अपनी तसल्ली के लिए, जो जिसकी नौकरी का सवाल है, तो वो अभ्यर्थी ज़रूर इसमें रिव्यू के लिए उन्होंने वो चल रहा है उन लोगों का। तो ग्रुप बनाया है, तो उस हिसाब से वो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करके उसमें दोबारा से वो रिव्यू डालने के लिए कर रहे हैं, और एक बड़े अधिवक्ता से उनकी बात चल रही है। तो ये बात हुई जो चयनित हैं उन अभ्यर्थियों की हुई। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, भले ही आप उसमें पिछले में चयनित थे, तो लेकिन आप लोग जो है अपकमिंग जो ये इसका जो री एग्ज़ाम होगा या दूसरे अन्य एग्ज़ाम है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और क्योंकि होना होता तो पहले भी मैंने बताया है कि बहुत पहले भी मैंने, जब ये डबल बेंच से आदेश आया था तभी मैंने बताया था कि इसमें ऑर्डर चेंज होने के चांस बहुत ही कम हैं। और ऐसे ही मैं रिव्यू से पहले ही बताया, रिव्यू में ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है। तो आप अगर ऐसे हैं, अभ्यर्थी चयनित हैं, तो आप सब चीज़ों को छोड़ के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिव्यू मत डालिए। आप अगर हैं तो आप रिव्यूज़ में डालिए, और लेकिन आप पढ़ाई के एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है। और वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में सभी अभ्यर्थी हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है। और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने री एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी है। कोई अक्टूबर में बता रहा है, कोई नवंबर में, कोई दिसंबर में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि री एग्ज़ाम के बारे में मैंने भी काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी सारे जगह मैंने पता की, आयोग में भी अधिकारियों से बात की, या अन्य जानकारी जो हमें मिली है री एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, और इस एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो री एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं उन लोगों में जो अलग अलग अभ्यर्थी है, कोई कहीं का है, कोई पुराना है, कोई दूसरी भर्ती में हो गया, कोई कुछ हो गया, तो ये सभी अभ्यर्थी एक नहीं हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, कुछ मित्रगण थे, उन्होंने अभी कल परसों गए थे वहाँ पे आयोग में, तो वहाँ उनके साथ देने के लिए अभ्यर्थी नहीं थे, सिर्फ 8-10 अभ्यर्थी ही वहाँ पे गए थे। अगर यही जो संख्या है, 200 से 400 से 500 अभ्यर्थी अगर आयोग में पहुँचे होते, तो उनके जो अधिकारी हैं, चाहे एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, या चेयरमैन साहब हो, उनकी तरफ से कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आता, वहाँ बात करता, वो सारी चीज़ों को समझता, और वो डेट बताता। दूसरी डेट नहीं बताता तो कम से कम ये बात वहाँ पे पहुँचती आयोग में, इसके रिगार्डिंग पे मीटिंग होती, मीटिंग में प्रपोजल तैयार होता, और वो शासन में भेजा जाता, इस पर कार्रवाई होती। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ना ही ये अभ्यर्थी अभी जुटे हैं, ना ही आगे इस तरह से कम ही चांस हैं। तो इसलिए क्या है कि आयोग अपने
हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, अपनी मनमानी के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ही करेगा। तो उनकी जो प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग यही है अभी अक्टूबर तक इस एग्ज़ाम के बारे में ना ही कोई शासन में उनका डिटेल जाएगा, क्योंकि अभी जो प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपी और सब कुछ वहाँ आयोग में आएगा। आने के बाद फिर उनकी आयोग की तरफ से जो अगले नेक्स्ट मंथ में आएगा, उसके बाद फिर मीटिंग वीटिंग होगी, तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम आ जाएगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर में ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है। तो अक्टूबर में, क्योंकि पीटी एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, अभी तक का आयोग का जो है सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसकी तैयारियां हैं। जिले स्तर पर सेंटर बनेंगे, सेंटर भी काफ़ी सुदूर इलाकों में, काफ़ी दूर दूर गाँव वैसे जो मतलब तहसील स्तर पे भी स्कूल हैं, तो उसमें भी सेंटर बनाए जाएंगे। उन सब की कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे क्या करना है, इतने बच्चे हैं, ओमार ये वो सारी चीज़ें, हर चीज़ का प्लानिंग करने के लिए वो लोग सितंबर अक्टूबर पूरा उसमें लगा लेंगे। तो अक्टूबर जब एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, अक्टूबर के बाद ये लोग अक्टूबर के बाद जैसे लास्ट में एग्ज़ाम है, तो उसके बाद फिर उसकी ओमार वहाँ पे आयोग में जगह जगह डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रेजरी कॉपी है ओमार वहाँ पे आयोग में आएंगी, और वो स्कैनिंग के लिए वहाँ पे तो आयोग क्या करता है कि सभी जगह की उमार वहाँ पे आके पूरा, यहाँ पे मशीन है पूरा, सबसे पहले जो भी उमार होती है उनका पूरा डाटा स्कैन कर लिया जाता है। तो वो सारा प्रोसेस रहेगा। तो अक्टूबर पूरा इसमें चला जाएगा, और संभावना है कि अक्टूबर और नवंबर में ये स्कैनिंग ये सारा काम हो पाएगा। तो अब आप ये देखिए, नवंबर तक कुछ होगा नहीं, और नवंबर तक कुछ होने की संभावना, नवंबर के बाद, नवंबर लास्ट में, मतलब नवंबर लास्ट के आसपास इसमें यहाँ से वो भेजा जाएगा शासन में बना के, शासन की तरफ से जहाँ वहाँ से मंजूरी आएगी, फिर उनका वित्त विभाग उनकी तरफ से परमिशन के बाद क्या क्या कितना बजट कैसे क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होगी। एक न्यू ईयर हो जाएगा, मतलब दिसंबर जनवरी से पहले ये सारी प्रक्रिया जनवरी से पहले नहीं हो पाएगी। उसके बाद फरवरी में क्या होता है, बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी मार्च में रहते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम है मार्च के बाद जाएगा। तो मैं अभी से बता देता हूँ, आपको थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो लेकिन संभावना यही है कि जो इसका जो मार्च है, जो एग्ज़ाम इसका है, तो एग्ज़ाम जो है मार्च के बाद, ठीक है, आफ्टर मार्च, ठीक है, आप मार्च के बाद ही इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। और जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम है, जैसे उधर से आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ पे एग्ज़ाम करा दिया, तो इतना फास्ट एंड फेरियस इतना आयोग नहीं है, तो इतनी जल्दी संभावना नहीं है कि मार्च से पहले एग्ज़ाम हो ये हो पाए। तो अब मार्च के कितने बाद होता है वो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च में नहीं होगा, अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम ये आयोग करा लेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी इसकी जारी रखें। बाकी सबसे पहले फोकस जो पहला एग्ज़ाम है पीटी का एग्ज़ाम है, तो आप जो पीटी का एग्ज़ाम है अक्टूबर में, तो इस पे आप फोकस कीजिए, इस पे पूरा आप फोकस कीजिए। ये एग्ज़ाम पहले अच्छे से दीजिए, इसमें अच्छा सा स्कोर कीजिए, और वो री एग्ज़ाम है वो जब होगा तब होता रहेगा। एक ही एग्ज़ाम पर डिपेंडेंट मत होइए। आप अगर इसमें मान लो इसके तैयारी में लगे रहे, आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहे, और ये पेपर आपका अच्छा नहीं गया, तो फिर आपको पछताना होगा। इसलिए क्या है कि पीटी पे फोकस करो। पीटी एग्ज़ाम, अगर वीडियो जब भी एग्ज़ाम होगा तो होगा ही, तो आप उसमें देंगे ही। दूसरी चीज़, पीटी पे फोकस करो, पीटी में पार्टिसिपेट करो, इसमें एक अच्छा स्कोर लेके आओ, क्योंकि नई वैकेंसी भी आपका इंतज़ार कर रही है। पीटी के माध्यम से नई वैकेंसी आएगी। लेखपाल के भी 3500-4000 पद लेखपाल के हैं। उसके बाद 1500-2000 के समथिंग, 1500 के समथिंग जो वीडियो के हैं, वीडियो की नई भर्ती है, वो भी आएगा। उसके बाद और बाकी क्लर्क की भर्ती आनी है, स्टेनो की भर्ती आनी है, और गन्ना सुपरवाइज़र, बहुत सारी अकाउंटेंट की वैकेंसी आनी है। तो मतलब लगभग 18,000 से 20,000 वैकेंसी जो नेक्स्ट उसमें आएंगी 24 से पहले। तो आपको क्या करना है, जो
जो ये 18 से 20 हज़ार वैकेंसी जो आएंगी उसमें से आप अ, एक वैकेंसी अपनी सीट एक जो है अच्छी वैकेंसी में कंफर्म करनी है। लोअर की भी पोस्ट आएंगी, लोअर की 600 से 700 पोस्ट लोअर की आएंगी। तो वो सब चीज़ें आपको उसमें कवर करना है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। और एक ही एग्ज़ाम के पीछे मत भागिए, और आप अगर इसमें ये एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें उससे फोकस कीजिए। उसके बाद गाइस बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए ऑलरेडी हो गया है, तो मैं बात करते हैं फॉरेस्ट एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में। तो फॉरेस्ट इसमें मैं आपको जो सेफ स्कोर है मैं बता देता हूँ, सेफ स्कोर के बारे में बता देता हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप 100% आप तैयारी कीजिए रनिंग के लिए। तो आपके अगर 125 प्लस हैं अगर फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में आपके अगर 125 प्लस हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, किसी भी उसमें है, 125 से आपका अगर एक नंबर भी ज़्यादा है आफ्टर माइनस मार्किंग, मतलब जो आपके हम कैलकुलेट करेंगे तो वो सब माइनस कट करके आपके अगर 125 का स्कोर है तो आपका फिजिकल होना ही होना है। तो इसलिए आप इसमें तैयारी कीजिए। फ़िज़िकल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिसमें कैसे फ़िज़िकल करना है, कैसे स्टेमिना बढ़ानी है, और वो आप आसानी से कर सकते हैं फिजिकल। लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा डेली। डेली आपको जैसे 25 किलोमीटर्स का है तो आपको डेली डेली कम से कम जो है अभी स्टार्टिंग में कम से कम 10 किलोमीटर आपको डेली चलना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर एक फिक्स कर लीजिए 10 किलोमीटर, 10 से 10 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा तैयारी मतलब डेली नहीं, मतलब अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करते रहिए। लेकिन अगर अगर जैसे आप जैसे 15 डेज़ में एक बार या दो बार आप जो 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इस तरह से अगर लेते रहेंगे, टाइम के हिसाब से देखते रहिए कितना टाइम हो रहा है, तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो इसी हिसाब से आपका फिजिकल आपका आराम से हो जाएगा। तो वो 125 25 जो प्लस हैं वो लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की। दूसरी चीज़ इसमें हाइट का भी ध्यान रखना, 168 प्लस हैं वही फिजिकल करें। पता चला कि आप हाइट आपकी कम है, घर पे एक बार देख लें, अगर अगर सस्पेंस में है तो एक बार देख लें, हाइट देख लें। दूसरा सीना जो है, इसमें आर्मी में जैसे 78 मांगते हैं, इसमें 84 मांगा है जो कि बिना फुलाए हुए हैं, तो इसलिए क्या है कि वो भी देख लें। बहुत ज़्यादा मतलब पतले हैं तो उनका इसमें भी सीने में नहीं आएगा। और उसके बाद बाकी मेडिकल तो इसमें नॉर्मल होता है। मेडिकल जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा है मेडिकल के बारे में, मैं आपको एक वीडियो नया अलग से वीडियो फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग फिजिकल और कट ऑफ फिजिकल और मेडिकल और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रोसेस सब सारी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी मेडिकल इसमें नॉर्मल होता है, और जैसे नोटिफिकेशन में दिखाते हैं लिखा हुआ होता है कि चिकित्सा कमेटी होगी, वो होगी लखनऊ में होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से आपको नॉर्मल जो जैसे टीचर भर्ती में होता है नॉर्मल मेडिकल जो बनता है, वो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट टाइप का बना के आपको आयोग में जमा कर, वहाँ जो विभाग में जमा करना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं लेखपाल की अनुमानित कट ऑफ के बारे में। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया, उसमें काफ़ी बताया था कि कितना कट ऑफ रह सकती है, कितना क्या रह सकता है। दोबारा से मैं फिर बता देता हूँ कि आपका अगर 78 प्लस है, चाहे आप यूआर हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, एससी या किसी भी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में है, अगर आपके 78 प्लस है 100% आपका फाइनल चयन हो जाएगा। मतलब फाइनल ये नहीं कि मतलब डॉक्यूमेंट के लिए आपको फाइनल उसमें हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस फाइनल सिलेक्शन आपका 78 प्लस अगर है, आपके 79, 80, 81, 82 ऐसे हैं, तो आपका 100% चयन है, आपका चयन कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए, और जो इससे कम भी है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इससे कम नहीं जाएगी, कट ऑफ इससे काफ़ी कम जाएगी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ इससे काफ़ी कम जाएगी, तो जिससे जो कम है वो लोग भी पूरी उम्मीद रखें कि उन लोगों का भी होने के चांसेस हैं। ये मान के चलिए जो जिसके भी मार्क्स हैं जो 75 के आसपास हैं, चाहे भले ही 2 नंबर कम हो या 2 नंबर ऊपर हो,
तो उनके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ सेफ स्कोर बताया है, इससे कम मार्क्स वालों का भी चयन हो सकता है। जो भी 75 जिसके मार्क्स हैं वो मतलब एक अच्छे अच्छे कैटेगरी में आता है। 9000 पोस्ट हैं, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके अभी रिवाइज आंसर की यानी है दो दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, मेरी बात हुई थी, तो दो या तीन क्वेश्चन उसमें जो है चेंज हो सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि उसके बाद रिवाइज आंसर की के बाद ही सही आकलन हो पाएगा कि कितनी एग्जैक्ट कट रह सकती है। इसलिए मैंने अभी 78 बताई है, एक अनुमानित सेफ स्कोर। सेफ स्कोर मतलब एक ये होता है कि जैसे मान लो इसमें जैसे कट ऑफ मैं बता दूं अभी आपको कि जैसे जनरल की जनरल जनरल 75 या 76 76 मान लो जनरल की बता दी, जैसे 76 जनरल, 75 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 74 ऐसे बता दी, ठीक है। लेकिन ये जो 78 जो कट ऑफ है ये मैं बताया हूँ कि अगर इतने हैं या इससे ऊपर है तो उसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। सो गाइज, और जैसे ही रिवाइज आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की अभी हाल फिलहाल में आने के कोई चांसेस नहीं है। जो चार पांच सेंटर थे जिसमें गड़बड़ी की काफ़ी शिकायत आई थी, तो उनका अगर अभी तो कोई शासन की तरफ से मंजूरी नहीं हुई है, और ये सिर्फ एसटीएफ और पुलिस के बयान हैं, उन्होंने जो बताया है उनके बयान के हिसाब से, एक इनकी रिपोर्ट के हिसाब से शासन उसमें प्लस माइनस देख के क्या सही है क्या गलत है दोनों पक्षों पर विचार करके उसके बाद निर्णय लेगा कि ये सही है री एग्ज़ाम कराना 4-5 सेंटर के लिए। वो भी 4-5 सेंटर का कराना भी बहुत बड़ी बात होती है, जिससे कि सरकार की काफ़ी उससे किरकिरी हो सकती है कि मतलब गड़बड़ी हुई है, ये हुई है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी एक पक्ष है वो देखा गया है, शासन हर एंगल से देखेगा कि क्या क्या ऐसे संभावना हो सकती हैं। अगर 4 से 5 सेंटर में कराना होगा तो जल्दी डेट इसकी आ जाएगी, और जैसे बताया कि 10 तारीख तक इसमें इसके बारे में निर्णय हो जाएगा, और अगर कुछ करना होगा तो 10 तारीख तक कर देंगे, नहीं तो ये रिवाइज आंसर की 20-22 तारीख तक आ जाएगी। अगर एग्ज़ाम होगा तो फिर ये टाइम आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और तो ये प्रोसेस भी थोड़ा लेट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए जो वीडियो वाले हैं, सॉरी जी, जो लेखपाल वाले हैं, वो ये मान के चलिए कि आप ये मान के चलिए कि आपका अगर इसमें आप हैं लेखपाल वाले में, तो आपका है जनवरी फरवरी तक आपकी नियुक्ति श्योर है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।